स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए, आज का जो हमारा सेगमेंट है बच्चों, दिस इज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस रिवीजन क्लास, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है बच्चों, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस एंड 100% इंपॉर्टेंट टू यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए डिस्कस करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हमारा पहला क्वेश्चन है ना, सी क्वेश्चन नंबर 1, वाई हेलो एरीन्स या हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव, वाई हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव than हेलो एल्केन towards SM रिएक्शन। SM रिएक्शन मतलब बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना बच्चों। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि जो हेलो एरीन है या जो क्लोरोबेंजीन है ना बच्चों, यू नो क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन एक ही चीज़ है। क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन एक ही चीज़ है। वो हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव क्यों होता है? कब? जबकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एसएन रिएक्शन देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर हम एक लाइन में बोले, अगर कोई आपसे पूछे भाई एक लाइन में इसका आंसर दीजिए, तो आप ये कहोगे कि जो हेलो एरीन है या जो क्लोरोबेंजीन है उसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए और इस डायग्राम को समझिए ध्यान से। चलिए इसके आंसर के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा जी। ये हो गया बच्चों, ठीक है। दिस इज Cl, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17287। इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। दिस इज क्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब क्या होता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस, ये जो बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग, इट शोज रेजोनेंस इफेक्ट। क्लोरोबेंजीन में नंबर 1 बेंजीन रिंग शोज रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो बेंजीन रिंग है बच्चों, ये कौन सा इफेक्ट शो करती है? बेंजीन रिंग शोज रेजोनेंस इफेक्ट। बेंजीन रिंग जो होती है ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करती है। इसके कारण क्या होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन बेंजीन न्यूक्लियस, है ना। इसके कारण क्या होता है बच्चों, जब ये बेंजीन रिंग शोज रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू विच delocalization of electrons takes place। इसके कारण बच्चों इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, देखिए कैसे डिलोकलाइजेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ आ जाता है बच्चों। डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा अगला स्ट्रक्चर आपका। ये जो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आता है। तो इसका जो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा बच्चों, वो किस तरह से हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा Cl, ये 2 और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों इन दोनों के बीच में आ गया। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक बॉन्ड ये था, एक बॉन्ड ये था। ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। अगला स्टेप देखिए, ये वाला जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 के बीच में यहाँ आ जाता है। जब यहाँ आ जाएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा।
अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया, ये तो हमेशा सेम रहेगा। ये जो है आपका, ये जो डबल बॉन्ड Cl है, डबल बॉन्ड Cl, दो चार पॉजिटिव, ये सेम रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, जब ये यहाँ आया तो ये यहाँ आ गया, इसका मतलब ये डबल हो जाएगा। यहाँ जो है 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 हो गया। अगले वाले में क्या होगा आपका, ये वाले जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। जब ये हो जाएगा 1 2 3, चौथा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग, ये आपका चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगला स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो फिर से अपनी जगह चला जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएगा। हमारा स्ट्रक्चर आखिरी वाला क्या बन जाएगा? आखिरी स्ट्रक्चर बच्चों ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये यहाँ आ गया, ये अपनी जगह पे चला गया। ये Cl, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, पूरा का पूरा बच्चों रोटेशन हो गया। ये 4th और ये 5th। अब देखिए पहले ये डबल बॉन्ड इस तरफ था और पूरा घूम के ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। इज इट क्लियर? तो बेंजीन रिंग शोज रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, क्योंकि इसके अंदर जो डीलोकलाइजेशन आप चाहे तो पाई लिख लें, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस है ना। along with electron of chlorine atom, along with lone pair of electron of chlorine, along with lone pair of electron of chlorine। ये पूरा घूम रहा है बच्चों। जब पूरा घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनमें कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड ज़्यादा बार है कि डबल बॉन्ड कम बार है? 3 में डबल है, 2 में सिंगल है, तो डबल बॉन्ड बच्चों ज़्यादा बार है। तो अब इस रेजोनेंस से क्या होता है, कौन सा इफेक्ट है भाई? ये इफेक्ट कहलाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, ये इफेक्ट कहलाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। कौन शो करता है? बेंजीन रिंग करती है। अच्छा, इसके कारण क्या हो रहा है बच्चों? इस रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड कम्स बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, कार्बन और हेलोजन के बीच में बच्चों इसके कारण डबल बॉन्ड आ जा रहा है। जब डबल बॉन्ड आएगा तो ये मजबूत होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल मजबूत होगा। तो जब डबल बॉन्ड दोनों के बीच में आ रहा है तो इससे क्या हो रहा है भाई? तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मजबूती बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी जो मजबूती है वो बढ़ जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। भाई मजबूती बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जब ये डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी मजबूती बढ़ गई। जब इसकी मजबूती बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये आसानी से नहीं टूटेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर डज नॉट डिसोसिएट, डज नॉट ब्रेक इजीली, आसानी से नहीं टूटता है। एंड डोंट गिव एसन रिएक्शन, एसन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, और आसानी से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। फिर से समझिए बच्चों बात को। ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन न्यूक्लियस के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण 3 स्ट्रक्चर्स में कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आने के कारण क्या होता है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड की मजबूती बढ़ जाती है।
इसके कारण क्या होता है, इट डज नॉट डिसोसिएट इजीली एंड डोंट गिव SN रिएक्शन इजीली। ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होता और आसानी से SN रिएक्शन नहीं देता, इसलिए ये क्या होता है बोलो, कम रिएक्टिव होता है। तिवारी सर, एक कन्फ्यूज़न है सर, ये जो आपने डायग्राम बनाया है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, हमने बुक में भी देखा सर, हमने प्रैक्टिस भी किया सर, याद नहीं हो रहा। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, चलिए इसको तो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आप 1 मिनट में इस डायग्राम को बना सकते हैं। आप देखते रहिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए कि किस तरह से 1 मिनट में इस डायग्राम को बनाया जा सकता है बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के। देखिए सबसे पहले तो क्या करिए, ये बेंजीन रिंग बना दीजिए, यहाँ Cl है सर, हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगले स्ट्रक्चर में कुछ मत करिए, देखिए 1 2 कार्बन नंबर 2, 3 4 कार्बन नंबर 4, 5 6 कार्बन नंबर 6, 2 4 6 पर आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं। अब देखिए अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, बहुत इजी है जी। देखिए ये हमने बनाया स्ट्रक्चर नंबर 2, ये बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, Cl 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सब में चलने दीजिए। दूसरे के बाद तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड Cl करिए, 2 2 4, यहाँ भी वही पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। अगला स्ट्रक्चर देखिए, चौथा स्ट्रक्चर देखिए, चौथे स्ट्रक्चर में देखिए ये हो गया, है ना, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ भी वही लिख दीजिए, ये और ये पॉजिटिव चार्ज। पांचों वाले स्ट्रक्चर बच्चों एक काम करिए, इसका उल्टा बना दीजिए, अपोजिट, फर्स्ट वाले का अपोजिट बना दीजिए। ये देखिए, वाह सर अच्छा बता रहे हो आप। तो यहाँ पर ये हो गया Cl, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब सुनिए, अब आखिरी वाला ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक। अब सुनिए, 1 2 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। 3 4 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया। 5 6 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया। आखिरी वाला अपोजिट बना दो, ये यहाँ था ना, घुमाया था, इसको उल्टा घुमा दीजिए। ये देखिए हमने उल्टा घुमा दिया, 2 पे लोन पेयर, 4 पे लोन पेयर, 6 पे लोन पेयर। जहाँ आपने ये लोन पेयर लिखा है उसके अगल बगल डबल बॉन्ड मत बनाइए, उसके बाद से शुरू, देखिए यहाँ मत बनाइए, यहाँ मत बनाइए, डबल सिंगल डबल हो गया, पूरा डबल आ गया। गिनते फिर से देखिए, यहाँ नहीं बनाना, डबल सिंगल डबल। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, अगल बगल वालों को, यहाँ से डबल सिंगल, फिर से डबल, ये देखिए डबल सिंगल, ये डबल हो गया। यहाँ ये आ गया, इन दोनों को छोड़ दीजिए, डबल सिंगल डबल, ये हो गया। एक बार फिर से सुनिए, इन हेलोइरिन रेजोनेंस इफेक्ट टेक्स प्लेस, है ना। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर इन विच इन 3 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन एटम। डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड की मजबूती बढ़ेगी। ये देखिए, डबल बॉन्ड कम्स बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, इससे क्या हुआ, पॉइंट नंबर 3, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। उससे क्या होगा, इट डज नॉट ब्रेक इजीली एंड डोंट गिव SN रिएक्शन इजीली। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है और ये SN रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब देखिए भाई, अब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं जी, अब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं। नाउ वी टॉक ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। अब जब हम हेलो एल्केन की बात करेंगे बच्चों, तो वहाँ क्या होगा, देखिए CHHHCl, है ना, ये हो गया क्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का जनरल नाम क्या है बोलो, हेलो एल्केन। बच्चों मुझे बताइए, हेलो एरीन में क्या था, कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड था 3 बार। यहाँ नहीं है, यहाँ पर तो भाई कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। अगर हम हेलो एल्केन की बात करें बच्चों, हेलो एल्केन, तो यहाँ पर कार्बन हेलोजन CX, मतलब पॉइंट नंबर 1, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा भाई, डबल में बॉन्ड लेंथ घट जाती है, सिंगल में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ विल बी मोर, बॉन्ड की जो लंबाई है वो ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ विल बी मोर।
बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मजबूती कम होगी। भाई लकड़ी बड़ी है, आराम से तोड़ सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी लेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी लेस, बॉन्ड की लंबाई कम होगी। बॉन्ड की लंबाई कम होगी तो क्या होगा, ईजिली ब्रेक, ईजिली ब्रेक, आराम से टूटेगा, ईजिली ब्रेक टू गिव SN रिएक्शन, SN रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक होगा और आसानी से आपकी SN या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो हमारा क्वेश्चन वही था कि व्हाई हेलोएरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से तिवारी के सर की तरफ देखिए, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए, आवाज़ ही आपका आंसर काम करेगी। हेलोएरीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, हेलोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे ये रेजोनेंस में शामिल थे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ विल बी लेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी मोर, इट डज नॉट इजीली डिसोसिएट टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहाँ, हेलोएरीन में था। हेलोएल्केन में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और ये इजीली टूटेगा और ये SN रिएक्शन देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर हेलोएरीन will be less reactive than haloalkane towards nucleophilic substitution reaction। यदि हम उल्टा बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि हेलोएल्केन जो है वो हेलोएरीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चंस हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड वी आर डूइंग रिवीजन इन अ वेरी एलॉबरेटेड मैनर। चलिए, है ना, इसको पॉज करिए और फिर इसको नोट करिए, मज़ा आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। आई थिंक क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड बच्चों। अगला क्वेश्चन, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एम्बिडेंटेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैयार रहिए क्वेश्चन के लिए भाई सब लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, what are ambidentate, what are ambidentate, what are ambidentate nucleophile। ambidentate nucleophile किसे कहते हैं, what are ambidentate nucleophile, give example। हमको क्या देना है इसका बच्चों, हमको इसका एग्जाम्पल भी देना है। What are ambidentate nucleophile, give example। देखिए ambidentate लिगेंड बच्चों आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी है, लेकिन अगर यहाँ ambidentate लिगेंड पूछा है तो यहाँ वो आप इस लेसन के रिलेशन में पूछ रहे हैं। चलिए बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ साइनाइड, साइनाइड, तो आप क्या बोलोगे, तिवारी सर C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, कार्बन 1 2 3, कार्बन के पास एक लोन पेयर हो गया, ये आ गया, कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है ना बच्चों, तो 2 5, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 3 ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कौन है जो रिएक्शन में अटैक करेगा, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड लिगेंड, दिस इज साइनाइड लिगेंड, है ना बच्चों, लिगेंड है। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, है ना, मैंने आपको बताया था N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, कोई भी टुकड़ा जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये जो साइनाइड है, ये हमारा साइनाइड जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। तो साइनाइड लिगेंड या साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड हमारा क्या है बच्चों, बोलो, न्यूक्लियोफाइल है। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए कैसे। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ये जो है ये यहाँ शिफ्ट कर गया, अगर एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बताइए, ये लोन पेयर, ये कार्बन, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड N, एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही था पेयर, एक का पेयर और चला गया। अब तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, वो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका साइनाइड, ये भी हो गया साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, 2 न्यूक्लियोफाइल बन गए। तिवारी सर इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए अंतर यह है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन में अगर ये पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट, तो ये कार्बन से जुड़ेगा, बहुत ध्यान देना, और ये साइनाइड बनाएगा,
है ना, साइनाइड बनाएगा। और अगर मान लो कि इस वाले न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होती है तो ये नाइट्रोजन वाले नेगेटिव चार्ज से जुड़ेगा और ये क्या कहलाएगा, ये बनाएगा, अगर कोई पूछे भाई कि पहला वाला न्यूक्लियोफाइल क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स साइनाइड, साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, मान लो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो इट फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड का बच्चों एक और नाम होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड को हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे भाई कि तिवारी सर व्हाई साइनाइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, तो हम ये कह सकते हैं इट हैज टू साइड्स फॉर केमिकल रिएक्शन। एक यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो एक कार्बन जुड़ सकता है, और एक नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन जुड़ सकता है बच्चों, नाइट्रोजन जुड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल विच हैज टू साइड्स फॉर अटैकिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक in chemical reaction, which can attack in chemical reaction by two sides, by two different sides, by two different sides is called ambidentate ligand, is called ambidentate ligand। बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों, है ना, बिल्कुल क्लियर। ठीक, तो यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डिफरेंट साइट हो और वो केमिकल रिएक्शन में दो डिफरेंट साइट से अटैक कर सकता हो, उसे हम एम्बिडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, देखो यहाँ पर साइनाइड है, वो भी साइनाइड है, लेकिन यदि कार्बन, कैसे पता चलेगा सर कि ये न्यूक्लियोफाइल है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये साइनाइड बनाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनाता है ना। ठीक, तो अगर कोई पूछे भाई कि व्हाट इज एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, व्हाट इज एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, तो हम क्या बोलेंगे भाई, न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक in chemical reaction by two different sites is called ambidentate nucleophile। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो किसी केमिकल रिएक्शन में दो अलग अलग साइट से अटैक करता है, यहाँ पे कार्बन से कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से कर रहा है, उसे हम एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, है ना, साइनाइड इज अ एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। नोट कर लीजिए कॉपी में बच्चों। देखिए बहुत मज़ा आने वाला है जी, एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे सुनेंगे, एक बार देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, भाई क्वेश्चन नंबर 3, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ KCN का नाम सुना है बच्चों, पोटेशियम साइनाइड। KCN को क्या बोलते हैं, हेलो एरीन रिएक्ट विथ KCN को क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट विथ KCN ब्रैकेट में पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, है ना, वाइल जबकि रिएक्ट्स विथ AgCN मतलब सिल्वर साइनाइड, AgCN मतलब बच्चों सिल्वर साइनाइड टू फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड, एक्सप्लेन वाई,
एक्सप्लेन करो बच्चों कि ऐसा क्यों होता है। एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों होता है। पहले क्वेश्चन समझिए कि अगर हम पोटेशियम साइनाइड से एल्किल साइनाइड की रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, आप याद करिए मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बताया था कि अगर हम C2H5Br की, ये देखिए एक बार देख भी लीजिए, C2H5Br है, अगर हम इसकी KCN से रिएक्शन करवाते हैं तो Br हट जाता है, Cn आ जाता है, और मैंने आपको बताया था रिएक्शन C2H5Cn प्लस KBr हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन अगर इसी इथाइल ब्रोमाइड की C2H5Br की मैंने आपसे AgCN से रिएक्शन करवाई थी पिछली क्लास में, तो मैंने ये कहा था कि ये NC हो जाता है ना, C2H5NC प्लस KBr। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि तिवारी सर वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर साइनाइड, साइनाइड का IUPAC नेम क्या होगा बच्चों बताओ? नाइट्राइल। साइनाइड का IUPAC नेम जो होगा उसे हम नाइट्राइल कहते हैं, है ना, जबकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, वही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्केन्स रिएक्ट्स विद पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड while reacts with silver cyanide to form alkyl isocyanide, explain why। चलिए देखते हैं जी, इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ध्यान से देखते हैं, है ना, ताकि हमें कभी कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए देखते हैं जी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एल्काइल हैलाइड की KCN से रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। चलिए K पॉजिटिव C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा तिवारी सर, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 2 5, उसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। आप देख लीजिए अभी इसके पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि एक कंडीशन ऐसी होती है जबकि इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। साइनाइड जो होता है इट इज़ कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, एक बार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी बार नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यदि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन जुड़ेगा, और यदि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो नाइट्रोजन जुड़ेगा। बच्चों एक सबसे बड़ा जो हमारा आंसर था वो ये था कि ये जो पोटेशियम साइनाइड होता है ना, क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? पोटेशियम साइनाइड। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है। ये क्या होता है बोलो? पोटेशियम साइनाइड जो होता है ये क्या होता है बोलो? प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है। प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर। तिवारी सर इसकी बात समझ में नहीं आई, ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर का मतलब ये हुआ कि ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है पानी में। देखो टूट गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। अब जब इसकी रिएक्शन होती है एल्काइल साइनाइड से, देखो बच्चों RC एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होती है, RX लिख देते हैं। तो क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। जब यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये किसको अटैक करेगा? ये वाला जो नेगेटिव है वो यहाँ से इस पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हो गया KX, और R जो था ये उस भाई एम्बिडेंटेड है, ये साइनाइड के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, बहुत ध्यान से, RCN एल्काइल साइनाइड। क्या बन गया बच्चों बताओ? RC ट्रिपल बॉन्ड N KX, ये हो गया KX, तो ये हो गया इसका नाम एल्काइल साइनाइड। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो हम लिख सकते हैं एल्काइल नाइट्राइल, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था साइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल। समझ आ गया बच्चों अच्छे से? फिर से देखिए, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। इसका आंसर देखिए, पोटेशियम साइनाइड इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर। प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर, इसके कारण क्या होगा? इसके कारण होगा एल्काइल रेडिकल, इसके कारण होगा एल्काइल रेडिकल अटैक नेगेटिव कार्बन ऑफ CN ग्रुप
नेगेटिव कार्बन ये कार्बन है ऑफ CN ग्रुप टू फॉर्म पोटेशियम साइनाइड। हो गया हमारा आंसर। फिर से देखिए, पोटेशियम साइनाइड इज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पेपर में आप भले कुछ ना लिखें, ये लिख दें प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर, आयन में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा एल्काइल रेडिकल अटैक, ये जो अल्काइल रेडिकल था जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया था, अटैक नेगेटिव कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन नहीं है, अटैक विथ नेगेटिव कार्बन टू फॉर्म ऑफ किसका कार्बन, साइनाइड ग्रुप का, ऑफ साइनाइड ग्रुप टू फॉर्म पोटेशियम साइनाइड। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं जी। अब हम ये सारे बच्चों ने नोट कर लिया। अब हम अगला देखते हैं सिल्वर साइनाइड, AG बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सिल्वर साइनाइड है बच्चों। ये कौन सा साइनाइड है बोलो, सिल्वर साइनाइड है। यहाँ भी नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। बच्चों पोटेशियम साइनाइड, इसका अगर मैं नाम पूछे तिवारी सर इसका नाम बता दो, तो इसका नाम होगा, बोलो बच्चों क्या होगा, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, इसका नाम होगा सिल्वर साइनाइड AgCN। अगर हम सिल्वर साइनाइड की बात करें प्लस RX, तो बच्चों ये जो सिल्वर साइनाइड होगा, जो नाम मैंने ऊपर लिखा है, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर होता है। ये क्या होता है, ये जो होता है बच्चों, ये होता है प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। तिवारी सर इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर का हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई बताओ। इससे फर्क ये पड़ेगा बेटा, यहाँ पे CN आयोनाइज नहीं होगा, टूटेगा नहीं। क्योंकि ये कोवेलेंट इन नेचर का है। तो अब फिर यहाँ भी वही होगा कि एक भाई इसमें कार्बन होता है, R में कार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव किसको खींचेगा भाई, कार्बन तो इसके पास है नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये क्या करेगा बच्चों, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और सिल्वर इससे टूट के अलग हो जाएगा। अब इसने किसको खींचा, ये भी तुम्हारा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव जो है नाइट्रोजन पे है ना, क्योंकि इसका लोन पेयर है। अब ये इसको खींच रहा है तो यहाँ से टूट जाएगा। तो जब ये इसको खींचेगा, पहले ये कार्बन से जुड़ रहा था और यहाँ पर R जुड़ा है नाइट्रोजन से, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RN, यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाता है बच्चों, है ना C, देखो N जुड़ गया, C उधर चला गया। तो आपको करना है ट्रिपल बॉन्ड को एक कोऑर्डिनेट बना देना है, RNC प्लस ये RNC निकल गया, NC और सिल्वर और हैलोजन निकल गया, तो यहाँ बन गया AgX सिल्वर हैलाइड। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बना वो बना एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर, तो तिवारी सर इससे क्या हुआ, इससे हम यही लिखेंगे एल्काइल रेडिकल, जो R था, R यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, एल्काइल रेडिकल अटैक, नेगेटिव कार्बन की जगह नेगेटिव नाइट्रोजन, है ना, नेगेटिव। तिवारी सर आपने यहाँ पे तो नेगेटिव लगाए नहीं, आप नेगेटिव नाइट्रोजन कह रहे हो, लोन पेयर है ना, तो नेगेटिव नाइट्रोजन ऑफ CN ग्रुप, नेगेटिव नाइट्रोजन ऑफ CN ग्रुप क्या बनाता है, जगह नहीं है तो बच्चों मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नेगेटिव नाइट्रोजन ऑफ CN ग्रुप टू फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड। अरे बड़ा मस्त आंसर बन गया बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बोर्ड पे नजरें गड़ा कर रखिए, बोर्ड पर बिल्कुल। क्वेश्चन ये था कि भाई हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करके साइनाइड बनाते हैं, नाइट्राइल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, सीधी सी बात भाई, सर आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि जो पोटेशियम साइनाइड होता है ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है। प्रीडोमिनेंटली आयोनिक का मतलब हो गया आयन के फॉर्म में रहता है। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, देखिए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर R ने नाइट्रोजन को नहीं अटैक किया, R ने कार्बन को अटैक किया।
ठीक है, और यहाँ पर बना दिया एल्काइल साइनाइड। तो हमारा आंसर क्या होगा कि इन पोटेशियम साइनाइड इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर। पोटेशियम साइनाइड आयनिक नेचर का होता है, ड्यू टू विच एल्काइल रेडिकल अटैक नेगेटिव कार्बन ऑफ साइनाइड ग्रुप, अटैक नेगेटिव कार्बन ऑफ साइनाइड ग्रुप टू फॉर्म पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड बना लेते हैं, टू फॉर्म, नॉट पोटेशियम साइनाइड, टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, टू फॉर्म बोलो बच्चों एल्काइल साइनाइड। जबकि सिल्वर साइनाइड में क्या होता है बताइए, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। सिल्वर साइनाइड जो है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। कोवेलेंट नेचर से होने के कारण क्या होता है, ये कार्बन को नहीं अटैक करता, ये नाइट्रोजन को अटैक करता है, और नाइट्रोजन को अटैक करने के बाद एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चीज़। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ तो ये हो गई कि सर हमें ये समझ में आया कि अगर हम एक लाइन में लिख दें कि पोटेशियम साइनाइड प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है इसलिए वो एल्काइल साइनाइड बनाता है, और सिल्वर साइनाइड जो है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है इसलिए वो आइसोसाइनाइड बनाता है, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। हमारे परीक्षा में कई बार ये पेपर में आ चुका है, ठीक है, इसलिए हमें इसको याद रखना है, ध्यान देना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं भाई। वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन दी क्वेश्चन नेक्स्ट, राइट डाउन दी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, write down the dehydrohalogenation product of following, यानी मैं कुछ आपको नाम दे रहा हूं, इनके आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनाने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड एंड इथेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड, नोट कर ले, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। बच्चों आपको याद हो, मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक रिएक्शन बताई थी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, है ना, उसी पर बेस्ड जो है ये आपका क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? इसमें इन्होंने पहला दिया है 2 क्लोरो, इसमें इन्होंने पहला दिया है 2 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये पहला वाला क्वेश्चन है। एक बार बच्चों क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। राइट डाउन दी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकालना है, हेलोजन भी निकालना है, दोनों निकालना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग, जो आपको नाम दिया जा रहा है उसका, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। ये कैटलिस्ट है, ये जो आपको दिया गया है बच्चों, ये क्या है? कैटलिस्ट है। पहला क्या दिया है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नोट करिए, इसको चेंज कर लीजिए, 1 कर लीजिए। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों, ये आपका हेक्सेन का फार्मूला है। कोई भी पोजीशन उठा लीजिए, ये भी 1 है, 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 ये भी 1 है। 1 क्लोरो 1 मिथाइल, ये क्लोरो हो गया, ये मिथाइल हो गया, ठीक है। 1 क्लोरो 1 मिथाइल किसकी प्रेजेंस में बोल रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड
H5ONA इन इथेनॉल, इन इथेनॉल। बच्चों ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने कोई नया नहीं लिखा है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसी क्वेश्चंस को हमने यहाँ लिख दिया। 1 क्लोरो आप यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी कहीं भी लिख सकते थे। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में। अब ये इन्होंने लिख के दिया है कि जब हम ये कैटेलिस्ट लेते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हमें एक हाइड्रोजन निकालना है और हमें एक हेलोजन निकालना है। चलिए कुछ दिमाग काम कर रहा है। देखिए फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा हो गया, अल्फा से तो हम हाइड्रोजन निकालते ही नहीं है। दूसरा कार्बन बीटा, ये भी कार्बन बीटा, 2 बीटा कार्बन है हमारे पास, ठीक है। जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, आप याद करिए पिछली क्लास के आप मॉड्यूल को उठाकर देखिए, तो हाइड्रोजन हमेशा बीटा से निकलता है। चलिए बताइए यहाँ पर इस समय कितने हाइड्रोजन है, कार्बन एक वैलेंसी है, एक वैलेंसी है, 2 वैलेंसी हो गई, यानी 2 हाइड्रोजन है। चलिए दोनों हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया दोनों को बाहर। यहाँ पर भी देखिए 1 2 वैलेंसी ऑलरेडी कार्बन की एंगेज है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए अब यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लिखना है, एक हेलोजन निकालना है और एक हाइड्रोजन निकालना है। हेलोजन तो ये निकाल लेते हैं, Cl निकाल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए निकाल लिया, Cl निकाल लिया। लेकिन जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो हम बीटा पे जाएंगे। आप चाहें तो ये हाइड्रोजन निकाल लें, आप चाहें तो ये हाइड्रोजन निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ना, प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनना है। चलिए हम ये हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो एक H एक Cl, क्या निकल गया बोलो, HCl, ये HCl निकल गया। जब यहाँ से एक H हमने हटा दिया तो अब कार्बन की वैलेंसी देखो, यहाँ से Cl निकाल लिया, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 हो गई, एक H हटने के बाद यहाँ से एक H हट गया तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 हो गई, होनी कितनी चाहिए थी, 4। तो अब बच्चों हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई बताओ, हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो यहाँ तो दोनों H है, रहने दें यहाँ पे दोनों H अंदर ही रहने दें, अंदर ही रहने देते हैं। एक यहाँ पे एक मिथाइल बचा, ये मिथाइल बचा, ठीक है, और एक Cl हट गया, क्या हट गया, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम हो गया बच्चों 1 मिथाइल, क्योंकि एक ही पे जुड़ा है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्या बन गया बोलो बच्चों, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। भाई ये 2 जो हाइड्रोजन था ये है ना साइक्लोहेक्सेन का ही, आप चाहे तो लिखे रहने दें इसको, क्योंकि यहाँ से तो हमने निकाला नहीं, हमने कौन सा हाइड्रोजन निकाला, हमने ये हाइड्रोजन निकाला। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन का आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है तो आपका प्रोडक्ट ये होगा, है ना, इसको नोट कर लीजिए। रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन सेम है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। चलो चलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ब्यूट, सबके सिंगल बॉन्ड एन ब्यूटेन, 2 पे क्लोरो भी है, 2 पे मिथाइल भी है। कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं, 3 और 1 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 यानी 3 हाइड्रोजन। तो ये फार्मूला किसका हो गया बच्चों, 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका क्या करवाना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको हाइड्रोजन भी हटाना है, आपको हेलोजन भी हटाना है। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में है ये भी आपको लिखा हुआ है। यदि आप फार्मूला नहीं लिख पाते हैं तो नाम लिख दीजिए, सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। नाम लिखने में कोई टेंशन नहीं है, सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। चलिए, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन कौन सा कहलाएगा बोलो बच्चों, अल्फा कार्बन, ये आपका हो गया अल्फा कार्बन। दूसरा वाला कौन सा कहलाएगा, बीटा, ये भी कौन सा कहलाएगा, बीटा। चलिए बच्चों याद करिए, ये एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड है, ये एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड है।
और जब मैंने आपको पिछली क्लास में जब पढ़ाया था नेम रिएक्शन, तो मैंने वहाँ एक आपको बहुत फेमस रूल पढ़ाया था बच्चों, जिसका नाम था सेट-जेफ्स रूल। कौन सा रूल था बच्चों? उसका नाम था सेट-जेफ्स रूल। उस सेट-जेफ्स रूल में बच्चों मैंने आपसे ये कहा था, सेट-जेफ्स रूल में कहा था कि जब कभी भी हैलोजन और हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन दो तरफ से निकल सकता है, यह हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि बीटा ये भी है, यह हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकलेगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन हमें हाइड्रोजन उस वाले बीटा हाइड्रोजन से निकालना है जहाँ पर हटाने के बाद हमें ज़्यादा एल्काइल रेडिकल मिले। तो यदि आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक एल्काइल रेडिकल ये बनेगा, एक एल्काइल रेडिकल ये बनेगा। याद करिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में according to Set-Jeff rule, hydrogen atom is removed from that carbon atom, after which more alkylated alkene is formed, जिसके बाद more alkylated alkene बनता है। पहले वाले में भी alkene बना था। अब देखिए क्या होता है, एक हेलोजन हमने ये हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, ये हटा दिया हेलोजन, है ना, और हाइड्रोजन हम इस वाले बीटा से हटाएंगे क्योंकि ज़्यादा एल्काइल रेडिकल हमें मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा CH3 C, ये हो जाएगा CH3 Cl हट गया यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH आएगा क्योंकि एक H एक Cl, यहाँ का H और यहाँ का Cl हट गया, ठीक है, ये हो गया प्लस HCl, और क्या बच गया बोलो, ये हमारा प्रोडक्ट डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। ये जो हमारा कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे बताइए भाई, नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 से मिथाइल जुड़ा है बच्चों तो 2 मिथाइल, और 1 2 3 4 ब्यूट है, डबल बॉन्ड इन ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में छोटा 2 है, तो बच्चों इसका नाम होगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, है ना, इसका नाम होगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो बच्चों अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का अगर आप सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल के प्रेजेंस में अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। नोट कर लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं सेट-जेफ रूल लगा है। चलिए, तो इससे आप नोट कर लीजिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 100% इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस, रिवीजन 100% इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी कह लें आप, ऑल्दो chlorine is electron withdrawing in nature, chlorine is electron withdrawing in nature, yet it forms ortho and, है ना, although chlorine is electron withdrawing in nature, yet it is ortho and para directing in nature in electrophilic substitution reaction। कहाँ पे, in haloarine। explain why। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। न्यूक्लियोफाइल, एन से न्यूक्लियो, एन से निगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, प्यार करने वाला, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है ना। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल हमेशा निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भाई क्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। फिर भी ये ऑर्थो और पैरा नेचर का होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाता है कहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को बहुत ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा जी। यहां पे बच्चों ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। क्यों? क्लोरीन 17 होता है, 287। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6। अच्छा, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन। अगर हम जनरल बोले तो जनरल में हम इसको हेलोएरीन कह सकते हैं, और वैसे हम इसको क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। तो जनरल में इसका नाम होगा हेलोएरीन हो जाएगा। अब आगे देखिए जी, इसकी रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल से, ई पॉजिटिव। कोई भी स्पीसीज बच्चों जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? इलेक्ट्रोफाइल, PHILE, इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों अगर आपने एक बात ध्यान दिया हो तो अगर आप यहाँ भी देख लें तो अगर मैं इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करूँ, बहुत ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए, है ना। मेहनत आप ही के लिए की जा रही है जी। ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, पहली पोजीशन ऑर्थो होती है, ठीक है सर। दूसरी पोजीशन मेटा होती है, तीसरी पोजीशन पैरा होती है। यहाँ से चलिए, ऑर्थो, मेटा, पैरा। क्लियर? अगर ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी? ऑर्थो पे बढ़ेगी, ठीक है सर। अगर ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी? पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो ही है, मेटा ही है, पैरा है। आगे चलते हैं, आगे ये यहाँ आएगा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ये यहाँ आएगा, पैरा पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ये आगे जाएगा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ये ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 ही जगह बढ़ रही है बच्चों। देखो, 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पे। देखो मेटा पे कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। देखो, ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे हो रही है, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस इलेक्ट्रोफाइल पर है तो ये उस जगह पे जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही सर, यानी सर हमारे समझ में आ गया, या तो ये ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो ये ऑर्थो या तो पैरा पे जुड़ेगा। बिल्कुल सही, आपके समझ में आया। लेकिन यहाँ एक रट्टा है, ये जो Cl नेगेटिव है ये शो करता है, ये Cl नेगेटिव जो हमारा बंदा है Cl क्लोरीन, ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का फुल फॉर्म होता है बच्चों नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है बोलो? नेगेटिव, समझते जाइए, चीज़ें बहुत आसान है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये जो शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींचता है? अपनी तरफ खींचता है। चलिए अब देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन की तरफ आ रहे हैं। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो इस वाले कार्बन की तरफ आ रहे हैं। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज के चलते ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अटैक कर लेगा। इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अटैक कर लेगा। चलिए अटैक करता है। अब देखिए क्या बनेगा बच्चों अगले स्ट्रक्चर में। इसका क्या बनता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका क्या बनता है? ये बन गया, ये यहाँ गया था, यहाँ का एक H, यहाँ का एक E, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तिवारी सर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पर ये जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो ये सेंटर खाली हो गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। यहाँ पर बॉन्ड पहले से ही थे, यहाँ भी बॉन्ड पहले से ही थे। यहाँ पर हो गया Cl। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। अच्छा,
अब बच्चों ये बताओ कि जब ये हो रहा है तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ये लिखा हुआ है देखो, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। ये क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यानी माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ये जो है बच्चों, इसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो उल्टा काम कर रहा है भाई। इलेक्ट्रोफाइल कब जुड़ता है? जबकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ते, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट या निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना ऑफ हेलोजन destabilizes the intermediate carbocation, destabilizes the intermediate carbocation। ठीक है, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, जबकि हमको इस पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना नहीं है, निगेटिव चार्ज को बढ़ाना है। चलिए आगे देखते हैं भाई। ये तो पहला हो गया कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्या हो गया फर्स्ट पॉइंट? ये देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया माइनस इफेक्ट यानी निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका? ऑफ हेलोजन डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो अगले वाले में देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये Cl हो गया, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आप याद करिए, मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन कि व्हाई हेलोएरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोएरीन कम रिएक्टिव क्यों होता है? वहाँ पे मैंने आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए थे, और उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ रही थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम दूसरी चीज़ मान के चलें कि प्लस आर इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू, ये सेकेंड पॉइंट है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन। ये जो बेंजीन है इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट है ना, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना ऑन ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीजेस, ऑन ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीजेस। ठीक, और इट स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इट स्टेबलाइजेस। अब वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। इट स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। वो कैसे स्टेबलाइज कर रहा है भाई? इट स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। वो कैसे? देखिए, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर दें तो ये यहाँ आ जाएगा, हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा H, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा Cl, ये क्लियर। यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ये जो है आपका, ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा। तो जब ये यहाँ आएगा तो ये तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को कम करने को हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी उल्टा है। माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है। तो जब रिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव होता है, तो ये फिर ऑर्थो पैरा से कैसे जुड़ पाएगा? और रेजोनेंस इफेक्ट क्या कर रहा है? चूंकि रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है भाई? ये तो कम करने की कोशिश कर रहा है, ये ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, किसके? माइनस आई इफेक्ट, यह जो क्लोरीन के कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और रेजोनेंस इफेक्ट जो कि बेंजीन रिंग के कारण हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब इन दोनों में बताइए किसकी जीत होनी चाहिए? सोच के बताइए जल्दी से कि इन दोनों में किसकी जीत होनी चाहिए? माइनस आई इफेक्ट की या रेजोनेंस इफेक्ट की? किसकी जीत होनी चाहिए? हाँ भाई,
ये क्या कर रहा है, ये जो है, ये जो हो रहा है, ये डीएक्टिवेट कर रहा है। ये जो है अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो ये डीएक्टिवेट कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं रहा है। और रेजोनेंस जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट क्या कर रहा है, ये इफेक्ट एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। इन दोनों में क्या होता है कि माइनस इफेक्ट बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है, लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इसके डीएक्टिवेशन को कम कर देता है। तो तीसरा पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट जो बेंजीन के कारण होता है, कॉजेस लेस डीएक्टिवेशन एट ऑर्थो एंड causes less deactivation at ortho and para position। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम नहीं होने देता ऑर्थो और पैरा से। Therefore, ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, Therefore it is ortho and para directing in nature towards electrophilic substitution reaction। Therefore it is ortho and para directing in nature towards electrophilic substitution reaction। बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसको नोट करिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या होता है, हेलोएरीन में दो चीज़ें हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींचता है। मैं इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता है ना। इट डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इसको डिस्टेबलाइज करता है। और उसी तरह उसका उल्टा बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जब बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजी होगा। इन दोनों में जीत किसकी होती है, हालांकि जीत तो इसकी नहीं होती है क्योंकि ओवरऑल डीएक्टिवेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता से ज़्यादा होती है। लेकिन ये क्या करता है, रेजोनेंस इफेक्ट कुछ हद तक माइनस आई इफेक्ट को रोक देता है, ज़्यादा डीएक्टिवेट नहीं होने देता है। और ऑर्थो और पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा कम नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी जो पॉजिटिव स्पीसीज़ है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जुड़ती है। नोट कर लीजिए, यहाँ पे दो सुमो पहलवानों में लड़ाई हो रही है जी। यहाँ पे किसमें, एक हेलोजन में विच शो माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा जो है वो है हेलोएरीन जो रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। दोनों में लड़ाई होती है। अब भाई जब दोनों में लड़ाई होती है तो क्या होता है भाई, ये रेजोनेंस वाला जीता तो है नहीं, जीता तो वही है माइनस ए वाला, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डीएक्टिवेशन ऑफ द हेलोएरीन। लेकिन क्या होता है, कुछ हद तक उसके डीएक्टिवेशन को कम कर देता है। तो जब कम कर देता है तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे कम होना थी उतनी डेंसिटी कम नहीं हो पाती। तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं विच इज एनफ फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। नोट कर लीजिए जी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स 5 मार्क्स, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये। और यहाँ पर अगर आपको एक बार चीज़ समझ में आ जाएगी तो लाइफ लॉन्ग ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट विल बिकम वेरी मच क्लियर। चलिए बच्चों ना, पॉज करिएगा, नोट करिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं भाई आज, है ना। वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा भाई। मेगा रिवीजन सीरीज है ना, हम यहाँ चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई H2SO4, सुना है भाई कभी H2SO4 का नाम, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। Why H2SO4 is not used during the reaction of ठीक है, किस किस के बीच में रिएक्शन में नहीं यूज कर सकते बच्चों, जल्दी बताओ। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल
ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और क्या होना चाहिए भाई, इथाइल एल्कोहल तो बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड KI। लिख लीजिए क्वेश्चन भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और आप उठाकर देख लीजिए पेपर। कई बार ये हमारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि भाई जब इथेनॉल की, इथाइल एल्कोहल की जगह हम इथेनॉल भी ले सकते हैं बच्चों, कि जब KI से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल नहीं करते, है ना बच्चों। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है ये, कि भाई KI से जब रिएक्शन होती है ना तो इथेनॉल क्या बनाता है मालूम बच्चों आपको, इथाइल आयोडाइड बनाता है। अच्छा, हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 रिएक्शंस हैं, बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शंस हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए गलती से हमने सल्फ्यूरिक एसिड को इनके साथ यूज़ कर लिया, है ना, एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, आप इसको इथेनॉल भी कह सकते हैं, है ना, आपने पढ़ा है, इसका नाम इथेनॉल होता है, और KI के साथ हमने यूज़ कर लिया तो क्या होगा। देखिए, पहली चीज़ तो आप याद रखिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सर ये कौन सा तीर खिला देता है, कौन सा बड़ा काम कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भाई इन दोनों के बीच में रिएक्शन होनी है ना, इथेनॉल और KI के बीच में रिएक्शन होनी है। तो ये क्या करता है, ये जो H2SO4 है ये KI से रिएक्ट कर जाता है, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है। देखो भाई रिएक्शन क्या होती है, दोनों के साथ ही तो मिला ही है, तो ये पहले KI से रिएक्ट करता है। चलिए देखते हैं, KI प्लस H2SO4। तिवारी सर नाम लिख दो ना, लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम क्या है भाई बताओ बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। पोटेशियम आयोडाइड की सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन होती है बच्चों तो क्या बनता है, KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, KHSO4 प्लस HI, ये बनता है। तो हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हमने 2 लगा दिया, ठीक है, तो आयोडीन 2 हो गया, यहाँ पर 2 लगा दिया तो पोटेशियम 2 हो गया, ये हो गया HI। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब बच्चों अगर यहाँ तक फिल्म चलती, अगर मान लो फिल्म बस यहीं तक चलती, क्या कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता भाई, इन दोनों के साथ जब रिएक्शन होती है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करते, ऐसा क्यों है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड को चलो हमने यूज़ कर लिया, तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। अगर यहाँ तक बात होती तो चीज़ें आसान हो जाती। कैसे आसान होती, कि हमारा जो इथाइल एल्कोहल है C2H5OH है, ये वाला इथाइल एल्कोहल इथेनॉल है, ये KI से रिएक्ट कर जाता, KI से रिएक्ट कर जाता, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता, सॉरी KI नहीं, HI बना ना, ये HI से रिएक्ट कर जाता, और HI से रिएक्ट करने के बाद ये यहाँ वाटर निकाल देता, H2O निकाल देता, और ये बन जाता C2H5I, आयोडो इथेन बन जाता, इथाइल आयोडाइड बन जाता। लेकिन भाई ऐसा ये काहे को होने दे सल्फ्यूरिक एसिड, भाई अगर ये रिएक्शन यहाँ रुक जाती, सल्फ्यूरिक एसिड केवल HI पे रुक जाता, तो क्या होता कि इथेनॉल रिएक्ट्स विद HI टू फॉर्म इथाइल आयोडाइड, बट इट इज नॉट सो। दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है बच्चों, इस HI को, जिसको हम हाइड्रोआइडिक एसिड बोलते हैं, जो इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ये जो H2SO4 है वो इस HI को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। कैसे देखो, पहला हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O में, सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO2 में, और आयोडीन को कन्वर्ट कर देगा I2 में। बैलेंस करते हैं जी, आयोडीन 2 है, यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, यहाँ 2 लगा दिया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है बोलो, आयोडीन। तो बताओ बच्चों क्या कर रहा है ये सल्फ्यूरिक एसिड, हम ये लिख सकते हैं H2SO4 ऑक्सीडाइजेस। देखो अगर ये HI तक फिल्म को रहने देता तब तो कहानी नहीं उलझ रही थी, बिकॉज दिस HI विल रिएक्ट विथ इथाइल एल्कोहल टू फॉर्म इथाइल आयोडाइड, और हमारी रिएक्शन तो भाई कंप्लीट हो रही थी। लेकिन हो क्या रहा है, H2SO4 ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन आयोडाइड into iodine, and therefore the reaction
बिटवीन एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल, कुछ भी लिख लें, एंड पोटेशियम आयोडाइड डजंट टेक्स प्लेस, एंड पोटेशियम आयोडाइड डजंट टेक्स प्लेस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को भाई को, चच्चा को जो है हम इथेनॉल और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सर कुछ बता दो ना जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर बच्चों कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। जैसे हम कौन सा ले सकते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? H3PO4, जिसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। सर ये कौन सा कमाल कर देगा? भाई ये क्या करेगा? रिएक्शन को HI तक लाके छोड़ देगा, और जब HI को लाके छोड़ देगा तो इथाइल एल्कोहल, अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया था इसमें पहले की, तो इथाइल एल्कोहल HI से रिएक्ट करके आयोडाइड बना देगा। लेकिन भाई यहाँ तो केस उल्टा है कि भाई H2SO4 फर्स्ट रिएक्ट विथ KI टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, and it again oxidizes hydrogen iodide to iodine। भाई आयोडीन से तो इथाइल आयोडाइड नहीं बन सकता, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलो भाई आगे बढ़े बच्चों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है सर, ये तो ऐसा लग रहा है सर कि हमें उठे ही नहीं, कुर्सी को छोड़े ही नहीं। देखिए बच्चों मैंने बार बार आपसे कहा है, आप बैठे रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। बहुत मज़ेदार रिवीजन है भाई, बहुत मज़ेदार रिवीजन है। ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक हमारे लिए कभी क्लियर नहीं हो पा रहे थे वो क्लियर हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है जी, है ना। आप समझिए, देखिए, बहुत वेरी मच इंटरेस्टिंग क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, विल हैव हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट, हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट। मैं आपको 3 कंपाउंड दे रहा हूं बच्चों, तीनों कंपाउंड में आपको ये बताना है किस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। चलिए पहला कंपाउंड है बच्चों CH2Cl2, दूसरा कंपाउंड है बच्चों CHCl3, तीसरा कंपाउंड है बच्चों CCl4। चलिए नाम बताएगा कोई भाई मुझे? मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोफॉर्म, और ट्राइक्लोरोमीथेन, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन। चलिए इन तीनों का पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये H, ये Cl, ये Cl, ये पहले वाले का स्ट्रक्चर बन गया। दूसरे वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों C, ये H, ये Cl, ये Cl, ये Cl। तीसरे वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों C, Cl, 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 Cl। अब हम इसका डायपोल मूवमेंट बताते हैं बच्चों। डायपोल मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। एरो बनाया और हमने एरो की दुम को काट दिया। अगर हम एरो बना लें, एरो की दुम को काट दें, तो इसका मतलब होता है डायपोल मूवमेंट। चलिए इसका डायपोल देखते हैं। कार्बन और हेलोजन, डायपोल मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। चलिए ये हो गया डायपोल, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, ये हो गया डायपोल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर जो है अगर हम पहले वाले की तरफ देखें तो जो कार्बन होता है हमारा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है हाइड्रोजन से, तो ये जो है इस तरफ जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये इधर आएगा। तो इसका डायपोल का जो स्ट्रक्चर था बच्चों वो इस तरह से होता है। दूसरे वाले का डायपोल देखें बच्चों, अगर हम दूसरे वाले का डायपोल देखें तो ये यहाँ जाएगा, ये वाला डायपोल यहाँ जाएगा, ये वाला डायपोल यहाँ जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। और कार्बन ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो ये डायपोल यहाँ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में समझिए, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कार्बन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है।
तो ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ हम डायपोल मोमेंट का एरो करते हैं। यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एरो यहाँ जाएगा, ये एरो यहाँ जाएगा, ये एरो यहाँ जाएगा और ये एरो यहाँ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए अब आप देखिए अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस वाले को ध्यान से देखिए, ये वाला डायपोल मूवमेंट इस वाले डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर रहा है और ये वाला डायपोल मूवमेंट इस वाले डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेट डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो, नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो, विल बी नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा मॉलिक्यूल है बच्चों? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको काटें तो इसके दोनों टुकड़े बराबर होंगे, तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कितना है? जीरो। यहाँ चलते हैं, देखो इस वाले को इसने कैंसिल कर दिया और इधर वाले डायपोल को इस वाले डायपोल में कैंसिल कर दिया, और वैसे भी ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट जीरो था। यहाँ चलें, इस वाले Cl को इस वाले Cl ने कैंसिल कर दिया, ये डायपोल को, लेकिन इसने कैंसिल नहीं किया। यहाँ रिजल्टेंट बढ़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा पहले वाले से ज़्यादा होगा। चलिए यहाँ चलते हैं भाई, ये इसको कैंसिल नहीं कर रहा है, ये इसको कैंसिल नहीं कर रहा है, इसका रिजल्टेंट ज़्यादा है, इसका रिजल्टेंट ज़्यादा है, इसका मतलब सबसे कम डायपोल मूवमेंट फर्स्ट वाले का होगा, उससे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट सेकेंड वाले का होगा, सबसे कम डायपोल मोमेंट थर्ड वाले का होगा, उससे ज़्यादा डायपोल मोमेंट सेकंड वाले का होगा, और सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट आपका फर्स्ट वाले का होगा। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, 1.6, 1.0 एंड 0। अगर आप इसकी वैल्यू लिखें तो इसकी म्यू की वैल्यू 1.6 होती है डायपोल मोमेंट की, इसकी म्यू की वैल्यू 1 होती है, और इसके लिए जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? उसकी वैल्यू 0 होती है ना। इसको नोट कर लीजिए। देखिए फिर से सुनिए, डायपोल मोमेंट को ऐसा लिखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव प्लस से माइनस की तरफ जाता है, पॉजिटिव निगेटिव प्लस से माइनस की तरफ जाता है। यहाँ पर सर हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, कार्बन भी पॉजिटिव है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव जैसा कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगी। यहाँ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो 0 हो गया, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर पहले ये रिजल्टेंट ज़्यादा हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, यानी उससे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट हो गया। यहाँ पे ये रिजल्टेंट ज़्यादा हो रहा है, ये रिजल्टेंट ज़्यादा हो रहा है, तो डायपोल मूवमेंट कितना हो गया? 1.6। क्लियर? इसकी यूनिट होती है दैट इज डी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट। एक है आपका मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन, एक था आपका क्लोरोफॉर्म, और एक था आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नोट कर लीजिए इसको।